ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड न्यूरो डीजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर। ये वो डिजीज है जिसमें नर्व की डीजेनरेशन होती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट डिसऑर्डर आती है। वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर मैं बताता चलूँ, यकीन करें, दिस पार्ट इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों को इस पे फोकस करना है। जहां पे एमसीक्यूज बताऊंगा उसी को आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है? इट इज अ लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन सब्सटेंशिया नायग्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है कि जो सब्सटेंशिया नायग्रा है ये कहाँ पे है? दिस सब्सटेंशिया नायग्रा प्रेजेंट इन दी मिड ब्रेन। ये कहाँ पे होता है? मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंशिया नायग्रा है, दीज आर द स्पेशल पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच प्रोड्यूस डोपामीन। तो अगर इस सब्सटेंशिया नायग्रा की डीजेनरेशन हो जाए और उसकी वजह से डोपामीन की एक्टिविटी कम हो और रिलेटिवली एसिटाइल कोलिन की लेवल बढ़ जाए, तो उसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। बट ये एक एज के साथ रिलेटेड डिजीज है। इट इज मैनिफेस्ट आफ्टर द एज ऑफ 60। अब इसमें ये जो ट्रैप है ना, दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। लेकिन इसके लिए एक वर्ड याद रखें, इट इज अ न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन। इसके अंदर डोपामीन की लेवल क्या होगी? कम होगी। रिलेटिवली इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन की लेवल ज्यादा होगी, डोपामीन की लेवल क्या होगी? कम। इसमें एसिटाइल कोलिन ज्यादा की वजह से ट्रेमर आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड पिन रोलिंग ट्रेमर एट रेस्ट। इसको हम रेस्टिंग ट्रेमर भी कहते हैं। रिजिडिटी विच इज कॉल्ड कॉग व्हील और लिड पाइप रिजिडिटी, एकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया। क्योंकि जब एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। स्टिफनेस की वजह से हमारी जो गेट है, हमारी जो चलने की अंदाज है, इट बिकम शफलिंग, स्मॉल हैंड राइटिंग, माइक्रोग्राफिया एंड पोस्टल इंस्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू फॉल। अगर ये बंदा एक जगह पे बैठा है, आप उसको थोड़ा सा भी धक्का देंगे, दिस पर्सन इजी टू फॉल बिकॉज ऑफ रिजिडिटी। these patients can't able to sustain their position for longer, so they has postural instability. Dementia is usually a late finding. इसके अंदर जो dementia होता है वो क्या होता है? एक लेट फाइंडिंग होता है, ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो अफेक्टेड न्यूरॉन होते हैं, दे कंटेन लीवी बॉडी। व्हाट इज लिवाई बॉडी? इट इज इंट्रासेल्युलर यूसिनोफिलिक इंक्लूजन composed of alpha synuclein and think Parkinson. Synuclein is an abnormal protein that is deposited in the brain and that is known as Lewy body. लेकिन पार्किंसन डिजीज की जो ट्रीटमेंट है वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम। लेकिन इतना याद रखें, any patient whose age is more than 60 presented to you with a history of resting tremor, cogwheel rigidity, bradykinesia, micrographia, and postal instability, think about Parkinson disease. इसमें अगर ये पूछा जाए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मोस्ट लाइकली अफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा। और इसमें डोपामीन की जो लेवल है वो काफी हद तक कम हो जाती है, और रिलेटिवली जो एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल क्या होती है? वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज हंटिंगटन डिजीज। अब ये जो हंटिंगटन डिजीज है ये भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये भी टीचर का फेवरेट होता है। इट इज अ लॉस ऑफ गाबर्जिक न्यूरॉन इन द स्ट्राइटम। स्ट्राइटम इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। और ये कहते हैं कि जो हंटिंगटन डिजीज है ये स्ट्राइटम के अंदर जो गाबा प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है उसकी लॉस है, एंड दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। इसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगी। इसमें यह है कि सन को जो मसला है वो बाप को भी फादर को भी होता है, बिकॉज दिस डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ये एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं CAG। इसमें साइटोसिन एडेनिन गुआनिन बार बार रिपीट होता है, और इसका जो प्रॉब्लम है क्रोमोसोम 4 पे होता है, एंड दैट इज हंटिंगटन जीन, इसके अंदर डिफेक्ट होता है। इसमें जो पेशेंट आते हैं टिपिकली वो एज 30 एंड 50 के दरमियान आते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने समझनी है कि जो हंटिंगटन डिजीज है, दीज पेशेंट डिवेलप कोरिया, दैट इज इनवॉलेंट्री पर्पसलेस मूवमेंट, एथ्यूटोसिस, एग्रेशन, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, समटाइम इनिशियली मिस्टेकन फॉर सब्सटेंस यूज। क्योंकि जो लोग ज्यादातर सब्सटेंस यूज होते हैं उनमें भी डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया इज अ मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस जो है
वो डिलीरियम के अंदर होता है। ज्यादातर न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज जो ओल्डर एज के होते हैं उनमें होता है, लेकिन इस हंटिंगटन डिजीज के अंदर दैट इज मोस्ट लाइकली सीन इन मिडिल एज 30 से लेके 50। इसमें जो गाबा प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है इसकी लेवल कम हो जाती है एंड देयर इज एट्रोपी ऑफ कोडेट एंड प्यूटामिन। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इन दिस पेशेंट देयर इज लॉस ऑफ गाबर्जिक डिक्रीज गाबा relatively increased dopamine and acetylcholine। इसमें डेथ न्यूरोनल डेथ बिकॉज ऑफ NMDA रिसेप्टर बाइंडिंग एंड ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी। तो आप लोगों ने इतना याद रखना है, नंबर वन, कि what is meant by anticipation। This question I even faced in my MRCP exam। Really this is very important for FCPS, even USMLE। इसका मतलब ये है कि अगर एक हंटिंगटन डिजीज का पेशेंट है तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? आप उसको बताएंगे कि ये डिजीज आपके खानदान में है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट फैशन है और ये 50% चांस रखता है ईच प्रेगनेंसी के अंदर आगे ट्रांसफर होने के लिए। एंटिसिपेशन का मतलब कि वो डिजीज जो सब्सीक्वेंट जनरेशन में अर्ली अपेयर होने की एबिलिटी रखती है उसको एंटिसिपेशन। इसका मतलब आसान लफ्जों में यह है कि अगर किसी के वालिद को हंटिंगटन डिजीज है, उसको सिम्टम 40 साल में आते हैं, तो उसके आने वाले बच्चे में सेम डिजीज की जो सिम्टम है वो 35 में आएगी। फिर उसी के बच्चे की अगर बच्चा हो जाए तो उसको 30 में। तो वो डिजीज जिसकी सिम्टम सब्सीक्वेंट जनरेशन के साथ अर्ली आ जाए तो ऐसी जेनेटिक्स को हम एंटिसिपेशन कहते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि कंडीशन कैरेक्टराइज बाय trinucleotide sequence which is repeated CAG, that is cytosine adenine guanine। बट आप ये भी याद कर सकते हैं कि C स्टैंड फॉर कि देयर इज क्वाड्रेट न्यूक्लियस प्रॉब्लम इन स्ट्राइटम इन द बेसल गैंग्लिया लीड टू डिक्रीज एसिटाइल एंड गाबा, दैट इज नोन एज हंटिंगटन डिजीज। इसको हम सपोर्टिव थेरापी करेंगे क्योंकि इसकी जो फुल ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। फिर है डेमेंशिया, डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी like memory, executive function with intact consciousness। Reversible cause of dementia include depression, hypothyroidism, vitamin B12 deficiency, neurosyphilis and normal pressure hydrocephalus। तो dementia सिंपल सी बात यह है कि it is a condition characterized by loss of memory। अब आते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर की तरफ। मजीद जो डिजीज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आती है दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया, वेरी फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर। एंड लेवाई बॉडी डेमेंशिया, लीवी बॉडी डेमेंशिया, DBD, वेरी इंपॉर्टेंट। LBD, ये भी एग्जाम में आता है। चले वन बाय वन पढ़ते हैं। अल्जाइमर डिजीज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स। मतलब ये तकरीबन आफ्टर द एज ऑफ 70-80 के अंदर डेमेंशिया की जो सबसे लीडिंग काज है वो अल्जाइमर डिजीज है। और लोग कहते हैं, इधर तो शायद नहीं लिखा हो, लेकिन मतलब जब आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अल्जाइमर डिजीज के बाद अगर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है वो लीवी बॉडी डिमेंशिया होता है। ठीक है जी, अभी डिस्कस करते हैं। एडवांस एज इज स्ट्रॉन्गर रिस्क फैक्टर, डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट होता है। एक्चुअली डाउन सिंड्रोम जो ट्राइसोमी 21 है उन लोगों में अर्ली अल्जाइमर डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दी हैज अ ग्रेट रिस्क फॉर अर्ली अल्जाइमर disease because amyloid precursor protein is located on chromosome 21। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा माय फेवरेट पॉइंट एंड आई विश कि आप लोग इसको हल करें और इसको सीख सके। कहने का मतलब यह है अल्जाइमर डिजीज आम बंदे में आफ्टर द एज ऑफ 60, 70, 80 में ये आता है, ओल्डर एज में। लेकिन जिनको ट्राइसोमी 21 हो, डाउन सिंड्रोम, उनमें अल्जाइमर डिजीज के चांसेस अर्ली इसलिए होते हैं कि जो अमाइलॉइड प्रोटीन है उनके डिपोजिशन होती है ब्रेन में, अमाइलोडोसिस होता है, और अमाइलॉइड प्रोटीन की रेगुलेटिंग जीन 21 पे होते हैं और डाउन सिंड्रोम में पहले से 21 पे मसला होता है। इसी वजह से डाउन सिंड्रोम के लोगों में अर्ली अल्जाइमर डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिक्रीज एसिटाइलकोलिन इन द ब्रेन। अब इसमें जो अल्टर्ड प्रोटीन्स आते हैं मतलब अल्जाइमर के अंदर, नो नीड टू रिमेम्बर ऑल, जस्ट आई विल टेल यू एट एंड विच वन इम्पोर्टेंट, जस्ट उसी को फोकस करना है। ApoE2 डिक्रीज रिस्क ऑफ स्पोरेडिक फॉर्म, ApoE4 इंक्रीज स्पोरेडिक रिस्क फॉर्म, APP दैट इज कॉल्ड एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, पेनिसिलिन 1, पेनिसिलिन 2 फेमिलियल फॉर्म विद अर्ली ऑनसेट। इसका मतलब यह है कि जो पेनिसिलिन 1, 2 है और APP, ये उन लोगों में अल्जाइमर कराती है
जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है जी। अब ये जो ApoE2 प्रोटीन है ये डिक्रीज, इसका मतलब ये है टू 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 ApoE2 इज प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव है। और Ep4 का मतलब कि इट विल इंक्रीज मोर चांस ऑफ अल्जाइमर डिजीज। तो सिर्फ इतना याद रखें, जो ApoE2 है ये अल्जाइमर डिजीज के रिस्क को कम करती है। और ये मेरे लिए MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपो increase the risk of Alzheimer। तो ApoE4 will more the chances of Alzheimer disease। इसमें वाइड स्प्रेड कार्डिकल एट्रोफी होती है, स्पेशली हाइपोकैम्पस में। नर्विंग ऑफ जाराई एंड सरसाई होती है, ठीक है जी। इसमें सीनाइल प्लेक्स बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रे मैटर। एक्स्ट्रा सेलुलर बीटा एमाइलाइड कोर में काज एमाइलाइड एंजियोपैथी एंड देयर इज इंट्रापेरेन्काइमल हेमोरेज। अब एक्चुअली जो बीटा एमाइलाइड है ये हमारे पास एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन से हम डिराइव करते हैं। लेकिन इस बंदे की अगर आप ब्रेन में देखे बायोप्सी करें तो न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेसिफिक फॉर अल्जाइमर। ये जो न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल है ये क्या चीज? दे आर मेड अप ऑफ टॉप प्रोटीन व्हिच इज इनसॉल्युबल साइटोस्केलेटल एलिमेंट। नंबर ऑफ टिंगल कोरिलेट विद डिग्री ऑफ डिमेंशिया। तो जितना न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल्स या टॉप प्रोटीन्स एबनॉर्मली ब्रेन के अंदर ज्यादा होंगे उतना सिविरिटी ऑफ डिमेंशिया ज्यादा होगी, ठीक है जी। और एक होते हैं हेरानो बॉडी, दैट इज एंट्रा सेलुलर यूसिनोफिलिक प्रोटीनिशियस रॉड इन दी हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस इज द मेमोरी कार्ड ऑफ द ब्रेन, ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करती है। इसी हाइपोकैम्पस में अगर यूसिनोफिलिक प्रोटीनिशियस रॉड आ जाए तो उसको हेरानो बॉडीज कहते हैं, ये भी अल्जाइमर डिजीज में होता है। फिर इसके बाद फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया क्या है? इट इज आल्सो नोन एज पिक डिजीज। इसका दूसरा नाम क्या है? पिक डिजीज। इसमें फ्रंटल और टेम्पोरल, देखिए जो टेम्पोरल बोन है इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें बिहेवियर चेंजेस आती है, फ्रंटल की वजह से इसमें स्पीच चेंजेस आती है। तो अर्ली चेंजेस इन पर्सनालिटी विद बिहेवियर नंबर सबसे पहले। और एपेजिया मीन स्पीच प्रॉब्लम, ये दोनों आती है, ठीक है जी। और एसोसिएट विद मूवमेंट डिसऑर्डर। तो इसमें दो चीजें आप लोगों को याद रखने, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली बिहेवियर चेंजेस विद स्पीच चेंजेस एंड मेमोरी लॉस है। तो डिमेंशिया मेमोरी लॉस आता है, थिंक अबाउट फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। और इसमें फ्रंटल टेम्पोरल लोब की एट्रोपी होती है। सो देयर इज फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब एट्रोपी। इंक्लूजन ऑफ हाइपर फॉस्फोरेटेड टॉप प्रोटीन पेक बॉडी जिसमें होती है एंड यूबिक्विनेटेड TDP43 होता है। तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया MCQs में जितनी मरतबा मैंने देखा है इसका क्वेश्चन आता है कि कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इज dementia followed by early personality changes and speech problem। Lewy body dementia, very very important, इसमें visual hallucination is the key to remember for answering this question। इसमें जो पेशेंट होता है वो ये कहता है कि मेरे सामने कोई चीज खड़ी है, मतलब मेरी सामने कोई चीज नजर आ रही है, तो उसको विजुअल हेलुसिनेशन होता है। जिस तरह दीवारों पे, मतलब वो कहते हैं कि एंड्स है, दीवारों पे इंसेक्ट्स है, मतलब मुख्तलिफ चीजें वो बताते हैं। और इसके साथ डेमेंशिया जरूर होती है और रैपिड आई मूवमेंट्स बिहेवियर डिसऑर्डर। और इसमें जो सिम्टम है दे लुक लाइक पार्किंसोनिज्म। तो इसके जो सिम्टम्स है वो भी क्या होते हैं? लाइक ब्रेडिकाइनेसिया, मसल रिजिडिटी। लेकिन लीवी बॉडी डिमेंशिया, लीवी बॉडी डिमेंशिया, इसमें अगर आप लोगों ने पास होना है तो उसमें विजुअल हेलुसिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर with behavior problem in Parkinson like symptom। Intracellular Lewy body primarily in the cortex called Lewy body dementia if cognitive and motor symptom onset less than 1 year apart, otherwise considered dementia due to Parkinson disease। कहते हैं जो कॉग्निटिव और मोटर सिम्टम है ये एक दूसरे से लेस देन 1 ईयर अपार्ट आ जाए तो लीवी बॉडी डिमेंशिया है। और अगर इसमें मोर देन 1 ईयर का गैप आ जाए तो उसको फिर डिमेंशिया सेकेंडरी टू पार्किंसन डिजीज कहते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ आसानी के लिए बताता चलूं, इतना याद रखें कि अगर एग्जाम के अंदर इस तरह का सवाल आता है कि भाई अ पार्किंसन डिजीज लाइक सिम्टम फॉलोड बाय द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अब मैं बताने लगा हूं, डिवाइड फॉलोड बाय विजुअल हेलुसिनेशन, थिंक अबाउट लीवी बॉडी डिमेंशिया। लीवी बॉडी डिमेंशिया के लिए थोड़ा सा बता, तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्पेट स्कैन। क्या करते हैं? स्पेट स्कैन, सॉरी आप लोग लिखे, दैट इज कॉल्ड स्पेट स्कैन। तो जो स्पेट स्कैन है दैट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया, ठीक है जी। अब आते हैं वस्कुलर डिमेंशिया क्या है? इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स।
रिजल्ट ऑफ मल्टीपल आर्टरी इन्फार्क्ट एंड क्रोनिक इस्कीमिया, वस्कुलर डिमेंशिया। अगर ब्लड सप्लाई लॉन्गर रन में ब्रेन को कम हो जाए जिसकी वजह से मेमोरी लॉस के सिम्टम बढ़ जाए तो उसको वस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। इसमें स्टेप वाइज डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी एंड लेट ऑनसेट मेमोरी इम्प्लॉइंट। इसमें स्टेप वाइज, क्योंकि जितना ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी उतना डिमेंशिया के चांसेस ज्यादा होंगे। एंड द पेशेंट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई और सीटी स्कैन विल शो मल्टीपल कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल इन्फार्क्ट। ठीक है जी। तो डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज में भी होती है, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया भी हो सकती है, लीवी बॉडी डिमेंशिया एंड वस्कुलर डिमेंशिया। अब आती है जनाब इन्फेक्टिव काजेज। इसमें क्रूड स्पीड जेकोब डिजीज, इसको हम कहते हैं सीजेडी, इसको सीजे डिजीज कहते हैं, क्रूड स्पीड जेकोब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। रैपिडली एग्रेसिव वीक्स टू मंथ डिमेंशिया विद मायोक्लोनस, स्टार्टल मायोक्लोनस एंड एटेक्सिया। इसमें जो मसल है दे बिकम ट्विच। तो रैपिड डिमेंशिया विद मसल ट्विचिंग एंड एटाक्सिया, दैट इज ऑफनली फेटल, वेरी वेरी डेंजरस। और ये किस वजह से होती है? बाय द डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स नोन एज प्रायोन प्रोटीन, बीटा प्लेटेड शीट रेजिस्टेंस टू प्रोटीएजेस। ये प्रायोन ऐसी प्रोटीन है, ये हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इसकी लेवल जब बॉडी में स्पेशली ब्रेन के अंदर बढ़ जाए तो उससे जो फेटल मायोक्लोनस डिमेंशिया विद एटाक्सिया जैसी कंडीशन आती है उसको क्रूड स्पीड जेकब डिजीज कहते हैं। दैट इज टिपिकली स्पोरेडिक बट मे बी ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड मटेरियल लाइक corneal transplant एंड न्यूरोसर्जिकल इक्विपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इवन के जो मीट है या जो एनिमल है उनके जरिए भी एक बंदे से दूसरे को लग सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जो क्रूड स्पीड जेकब डिजीज है इट इज अ कंटाजियस डिजीज, ये ट्रांसमिटेबल डिजीज है जो एक बंदे से दूसरे को लग सकती है। फिर इसमें स्पॉन्जिफॉर्म कार्टेक्स होता है, इवाकुएशन विदाउट इन्फ्लेमेशन, and that is associated with periodic sharp wave on EEG and increased level of 14-3-3 protein in the CSF. तो 1433 प्रोटीन शुड बी रिमेंबर फॉर जेकब्स क्रूड स्पीड डिजीज। तो जो क्रूड स्पीड जेकब डिजीज है इसमें मायोक्लोनस, रैपिड डिमेंशिया फॉलोड बाय एटाक्सिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट यू विल सस्पेक्ट इन CSF फाइंडिंग बाय लंबार पंक्चर, इंक्रीज लेवल ऑफ 14-3-3 प्रोटीन। इसके बाद HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया, सब कार्टिकल डिसफंक्शन एसोसिएटेड विद एडवांस HIV इन्फेक्शन। इसमें जितना CD4 काउंट सेल कम होंगे उतना HIV के चांसेस ज्यादा होंगे, तो फिर ये ब्रेन को भी डैमेज करती है। कैरेक्टराइज बाय कॉग्निटिव डेफिसिट, गेट डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेस्ड मूड एंड डिफ्यूज ग्रे मैटर एंड सब कार्टिकल एट्रोफी, माइक्रोग्लाइल नोड्यूल्स इसमें बनते एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल। लेकिन इसमें आप लोगों को डरना नहीं है, वेरी वेरी इजी। कि अगर किसी को मेमोरी लॉस हो जाए लेकिन वो किसी ऐसी जगह से आया हो, जिम्बाब्वे से, अफ्रीकन से, कैरेबियन से, जहाँ पे HIV क्या हो पहले से एंडेमिक हो, तो आप लोगों ने फिर ज्यादा सोचना है कि ये HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया होगी। ठीक है जी। इसके बाद एक बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। इसका नाम है आई इडियोपैथिक आई इंट्राक्रेनियल और एच मीन हाइपरटेंशन। इसका दूसरा नाम है B9 इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। इसका तीसरा नाम है सूडो मोटर सेरेब्राई। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन जस्ट रिमेंबर, देखे न सिर्फ दो बात है और न पूरा किताब पढ़ना, यही तो ट्रिक होती है। इसमें लेके अर्ली मॉर्निंग हेडेक नंबर 1 पॉइंट। इसमें जितने भी पेशेंट आते हैं वो जब सुबह सवेरे उठते हैं तो उनको क्या होता है? हेडेक प्लस ओबेसिटी, यंग फीमेल होगी विद ओबेसिटी। लोग कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं ओबेसिटी विद अर्ली मॉर्निंग हेडेक ऑलवेज गो फॉर इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन जिन चीजों की वजह से बढ़ती है उसमें एक विटामिन ए की एक्सेस है, टेट्रासाइक्लिन है, साथ में OCP यूज है। तो अब आते हैं कि ये क्या कहते हैं। It is also known as pseudomotor cerebri. Increase ICP with no obvious finding on imaging. Risk factor में female sex, but I told you it should be obese. इसमें obesity is one of the risk factor. या तो वो टेट्रासाइक्लिन यूज कर रही होगी या विटामिन ए के एक्सेस की वजह से या डेनाजोल। एक
साइड इफेक्ट आया था। अब मैंने इसके पीछे बहुत सारे बुक्स सर्च किए कि इवन एमआरसीपी के जो बुक्स है, पास्ट मेडिसिन पास्ट टेस्ट से भी मैंने देखा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड विटामिन ए एक्सेस कैन कॉज आईएचएच, बट इट डजंट गिव एनी आइडिया। वो कहते हैं कि एग्जैक्ट इटियोलॉजी एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन, लेकिन विटामिन ए एक्सेस कैन एग्रवेट द सिम्टम्स ऑफ आईआईएच। इसमें फीमेल टोड, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ओ फॉर ओबेसिटी, विटामिन ए, डी फॉर डेनाजोल। तो इन तीन चीजों से, चार चीजों से अगर फीमेल सेक्स है वो बढ़ती है, थिंक अबाउट अर्ली मॉर्निंग हेडेक। इसमें हेडेक, टीनिटस, डिप्लोपिया, नो चेंज इन द मेंटल, इसमें द पेशेंट विल बी अलर्ट एंड मेंटली ओरिएंटेड। इम्पेयर्ड ऑप्टिक नर्व एक्सटर्नल फ्लो, पेपिलियडीमा होता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट है ना, और इसमें आप लोगों को याद रखना है, लंबार पंक्चर इंक्रीज ओपनिंग प्रेशर एंड प्रोवाइड टेम्पररी हेडेक रिलीफ। तो आप लोगों ने एग्जाम में याद रखना है कि एनी ओबीस पेशेंट इफ early in the morning complaint headache, especially occipital headache, and that female either using OCPs or vitamin A excess patient with obesity. Think about idiopathic intracranial hypertension. अगर आप लोगों से ये पूछे which procedure decrease the headache and they provide relief, that is lumbar puncture. Otherwise weight loss encourage करते हैं, सीटाजोलामाइड देते हैं, रिफ्रैक्टरी केस के अंदर CSF शंटिंग प्लेसमेंट करते हैं, और ऑप्टिक नर्व शीट पेनिट्रेशन सर्जरी फॉर विजुअल लॉस। दैट इज वेरी इजी। और इसका आजकल जो नया नाम है, जो रिसेंटली जो न्यूरोलॉजी के अंदर लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, वो बिनाइन इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। बिनाइन इस जो है बिकॉज द पेशेंट मेंटल स्टेटस इज नॉट चेंज, इसमें जो मेंटल स्टेटस होती है दैट इज नॉट अल्टर्ड। फिर आते हैं जनाब एक और बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हाइड्रोसिफिलिस। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि भाई हाइड्रोसिफिलिस क्या है और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। Hydrocephalus is increased CSF volume which leads to ventricular dilatation with or without increased ICP। देखिए सिंपल सी मिसाल ये है कि हमारी जो ब्रेन है इट फ्लोट इन द CSF, ये तो हम सबको पता है। अब जो CSF है, अगर इसकी प्रोडक्शन हो तो उसकी ड्रेनेज होनी चाहिए। अगर इसकी या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या ड्रेनेज कम हो जाए तो फिर CSF रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ सकती है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। अब ये कम्युनिकेटिंग भी हो सकता है, नॉन कम्युनिकेटिंग भी। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्या है? दैट इज डिक्रीज अब्जॉर्प्शन बाय एरिकनाइड ग्रेनुलेशन, इंक्रीज आईसीपी, पेपिली एडिमा एंड हर्निएशन। हमने कहा कि जो लेटरल वेंट्रिकल है वो सीएसएफ किसको देती है? थर्ड को। ये हमने पहले पढ़ा है, बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड फिर फोर्थ को देगी बाय द हेल्प ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। और जो फोर्थ है वहां से सीएसएफ फोरामेन लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मैगेंडी के जरिए बाहर निकलेगी, और वो जाकर सब एरिकनाइड विलाय के जरिए वहां से एब्जॉर्ब होगी। अगर ऑल द वेंट्रिकल इन कम्युनिकेशन, अगर लेटर से थर्ड को आ रही है, थर्ड से फोर्थ को आ रही है, एवरी वेंट्रिकल इज कम्युनिकेटिंग, बट अब्जॉर्प्शन का मसला हो तो ऐसे हाइड्रोसिफिलिस को कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। But for me, this is normal pressure hydrocephalus is the key to remember for FCPS and USMLE especially. इसमें ट्राइएड याद रखना है, ट्राइएड। A patient characterized by gait problem, apraxia, that is called magnetic gait। इसमें जो पेशेंट जाता है उसकी जो हील है वो ग्राउंड से फुली एलिवेट नहीं होती, मैग्नेटिक गेट। कॉग्निटिव डिस्फंक्शन, इसमें कॉग्निटिव डिस्फंक्शन लाइक इसमें इटाक्सिया वगैरह आती है, ठीक है। और साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो आप लोगों ने तीन चीजें लाइक गेट प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डिस्फंक्शन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ऑलवेज थिंक अबाउट नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस। इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक हमें जो है पता नहीं है। तो कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री थिंग, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री थिंग, बाय थ्री थिंग, गेट एप्राक्सिया, कॉग्निटिव डिसफंक्शन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, न के यूरिनरी ड्रिबलिंग। ये जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन है इसमें ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं उनको मेमोरी लॉस, डेमेंशिया होती है। एग्जाम में आएगा कि एक बंदा है रिसेंटली उसकी मेमोरी वीक होती जा रही है, उसकी मेमोरी लॉस होती जा रही है, और रात को सोते वक्त जब वो सुबह उठता है तो उसकी जो क्लॉथ है, इसकी जो कपड़े हैं वो पेशाब से गंदे होते हैं। इट्स मीन कि उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है।
दैट विल बी द क्लू टुवर्ड द नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। फिर एक है नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव, या तो फोरामेन ऑफ मोनरो ब्लॉक हो या सेरेब्रल इक्विडक्ट ब्लॉक हो, कहीं पे भी अगर स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज सीएसएफ की फ्लो में आ जाए, दैट इज नॉन कम्युनिकेटिंग, लाइक स्टीनोसिस ऑफ सेरेब्रल इक्विडक्ट, कोलाइटिस फोरामेन ऑफ मोनरो। अगर फोरामेन ऑफ मोनरो ब्लॉक हो जाए तो लेटरल वेंट्रिकल की जो कनेक्शन है वो तर्ड के साथ खत्म हो जाएगी। अगर आगे इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ये ब्लॉक हो जाए तो फिर थर्ड की फोर्थ के साथ खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कंडीशन जिसमें सीएसएफ फ्लो के दौरान उसकी स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज की वजह से आ जाए तो उसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस कहते हैं। और एक होता है हाइड्रोसेफलस मिमिक्स। हाइड्रोसेफलस इतना है नहीं लेकिन मिमिक, एक्स वी क्यू वेंट्रिकुलोमेगेली, appearance of increased CSF on imaging but actually due to decreased brain tissue and neuronal atrophy। जिस तरह आसान मिसाल ये है कि अगर वेंट्रिकल बढ़ जाए, ventricles are the structure contain ependymal cell produce CSF। वेंट्रिकल बढ़ने का मतलब सीटी स्कैन पे है कि सीएसएफ की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से हाइड्रोसेफलस हुआ है, ठीक है। कभी कभार ब्रेन एट्रोफी होती है, ब्रेन छोटा हो जाते हैं तो उसकी रिलेटिवली हमें वेंट्रिकल बड़े नजर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोसेफलस है, होता नहीं है। उसको जस्ट एक्स वी क्यू वेंट्रिकुलोमेगेली। किस में होती है? अल्जाइमर डिजीज, क्योंकि ब्रेन एट्रोफी, एडवांस एचआईवी, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, इसमें फ्रंटल टेम्पोरल लोब इसकी एट्रोफी होती है। हंटिंगटन डिजीज में स्ट्राइएटम जो बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है। आईसीपी इज नॉर्मल, व्हाई? एक्चुअल देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन। इसमें ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ने का इशू नहीं है, ब्रेन छोटा होने की वजह से हमें वेंट्रिकल ऐसा फील होता है कि उसमें प्रेशर बढ़ गई है। और जो एनपीएच ट्राइएड है, जो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस हमने पढ़ा है, इसकी जो क्लासिकल ट्राइएड है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलती, ठीक है जी। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द टॉपिक्स। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।